Hello everyone, welcome back to Line CS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. सो अपने करंट अफेयर के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 87 का सेशन। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक और आई होप आप लोगों ने अपने डे 85 के रिविजन टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म किया होगा, आपके स्कोर जितने भी आए होंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ वापस से। पहला क्वेश्चन आज का है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। आपको करेक्ट बताना है इन सब में से। पहला स्टेटमेंट है आपका ऑन 8th April 1929 Bhagat Singh and Sukhdev threw a bomb in the Central Assembly at the Delhi from Visitors Gallery. दूसरा है, Bhagat Singh was arrested and charged in the Saunders murder case along with Rajguru and Sukhdev. आपको करेक्ट बताना है, A only, B only, both या नन। सो आपको बताना है कि इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। ऑलरेडी हिस्ट्री में हमने ये चीज़ें काफ़ी कवर कर ली हैं क्लास नोट्स के थ्रू, ठीक। सो आई होप इसको अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आंसर होगा इसका बी ओनली, सिर्फ आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि 8 अप्रैल 1929 बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है। भगत सिंह बिल्कुल ठीक है, सुखदेव नहीं थे। बॉम्ब उन्होंने सेंट्रल असेंबली में ही फेंका था, विजिटर्स गैलरी से ही फेंका था, बिल्कुल ठीक है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। भगत सिंह को अरेस्ट और चार्ज किया गया था सॉन्डर के मर्डर केस में। एक्चुअली वो मारने गए थे, दे प्लान टू किल स्कॉट, बट क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंंने सॉन्डर्स को मार दिया था और उनके साथ राजगुरु और सुखदेव थे। सो आपने द हिंदू में ये एडिटोरियल न्यूज़ आर्टिकल देखा होगा, प्ली टू एक्वायर पेपर्स ऑफ भगत सिंह ट्रायल। सो यहाँ पे ये बातें करी हुई हैं, तो भगत सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कौन था आपके साथ भगत सिंह के साथ? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आपका क्या किया था, सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बॉम्ब फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। लेकिन जो उनको चार्ज किया गया था वो बॉम्ब फेंकने के लिए नहीं, सॉन्डर्स के मर्डर केस के लिए उनको चार्ज किया गया था। ट्रायल जो था आपका जुलाई 1929 को चला था, फिर लाहौर प्रिजन में इनको रखा गया था। ओके, वहाँ पे इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी करी थी और यहाँ पे फिर आप देखते हैं कि 116 दिन की हंगर स्ट्राइक जो रखी गई थी भगत सिंह के थ्रू, ठीक। और फिर इसी की डिटेल्स, आप ट्रायल की डिटेल्स यहाँ पे मुझे इसी ट्रायल की डिटेल्स या फिर आई गेस इन्हीं के बारे में ही जो है इसी से रिलेटेड जो पेपर है उनको पब्लिश करने की बात करी जा रही है, ठीक। और 24 मार्च 1931 को इनको ऑर्डर किया गया था हैंग करने का, बट द सेंटेंस वाज कैरिड आउट अ डे अर्लियर एट लाहौर जेल। आफ्टर हैंगिंग देयर मॉर्टल रिमेन वर क्रिमिनेटेड इन द सीक्रेट। एक्चुअली जो डेट थी वो 24 मार्च थी, बट उनको ऑलरेडी 23 को आपका क्या करें हैंग कर दिया गया था। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। Built-in inflation is a type of inflation involves high demand for the wages by the workers, which the firms address by increasing the cost of goods and services for the customer. आपको बताना है इनकरेक्ट यहाँ पे, ए ओनली, बी ओनली, बोथ है नन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहा है और बिल्ट इन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड योर आंसर विल बी नन। दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी गलत नहीं है, विच मीन्स आपके दोनों सही हैं। ये देखा होगा आपने, द हाई इन्फ्लेशन इन ट्रांजिटरी, आरबीआई में रिमेन डॉविश। सो यहाँ पे आपका जो अनाउंसमेंट होने वाला है नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू आपका 6 अगस्त को, ठीक। तो उसके रिगार्डिंग बात है। तो इन्फ्लेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ टाइप है, आप एक बार बस देख सकते हैं इसको कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? ये वो इन्फ्लेशन होता है जो कि डिमांड के बढ़ने से आपका इकोनॉमी में आता है, ठीक। दूसरा बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होगा? involves high demand for wages by the workers which the firm address by increasing the cost of the goods and service for the customer। मान लीजिए अगर ये कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे आपका शूज़ बनते हैं, ठीक। सो अब ये जो यहाँ पे वर्कर हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अपने वेजेस को बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। अब जो फैक्ट्री का ओनर है वो कैसे इनकी डिमांड को कंप्लीट करेगा? वो क्या कर रहा है, वो शूज़ के जो प्राइस थे इसमें इंक्रीज़ करेगा और लास्ट में जो आपका बर्डन पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। तो ये है आपका बिल्ट इन इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कुछ कॉज देख लेते हैं। ग्रोइंग इकोनॉमी और इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द मनी की वजह से आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है। एसेट इन्फ्लेशन और इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व की वजह से आपका क्या हो सकता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अ सडन राइज इन एक्सपोर्ट फोर्स डेप्रिशिएशन ऑफ द करेंसीज इन्वॉल्व, ठीक। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू फिजिकल स्टिमुलस, इंक्रीज बोरोइंग, डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आई नो बहुत टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, और मे बी जिन लोगों की इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी ना हो या फिर आपने एनसीईआरटी कवर ना की हो तो आपकी काफ़ी सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट डोंट वरी, अभी क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है तो हम इन वर्ड्स को बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्कस नहीं कर सकते हैं।
बट आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में इनको देख सकते हैं, वहाँ पे होगा आपका जो आपकी प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे हो सकता है, क्लास नोट्स में आप इसको मिल जाएगा। ये कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है आपका, एक और इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ये क्या होता है आपका, यहाँ पे इन्फ्लेशन कॉज टू वेरियस रीजन, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट, होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन ऑफ कमोडिटीज, डिफेक्टिव सप्लाई चेन, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन, डिफेक्टिव फूड सप्लाई चेन, लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय RBI। इनको एक बार देख लीजिएगा, ये फिर इकोनॉमिक्स में डिस्कस होंगे तो आपको कवर हो जाएंगे। ट्यूनेशिया लाइज इन, आपको बताना है ट्यूनेशिया कहाँ पड़ता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। ये बहुत इजी क्वेश्चन बन गया है क्योंकि इसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट पूछा है। ओके, ये बहुत टफ बन सकता था अगर इसमें आपकी कॉन्टिनेंट की साइड्स पूछी होती, क्योंकि मोस्टली आपका ऐसा भी पूछा जाता है कि आपके सेंट्रल अफ्रीका में है या फिर वेस्टर्न एशिया में है, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, तो ये बहुत ईजी बन जाता है आपके लिए और ये गलत होने के चांसेस फिर मिनिमम हो जाते हैं। आंसर इज़ बी अफ्रीका, तो ट्यूनेशिया आपका अफ्रीका में है। ये न्यूज़ का पार्ट था, छोटी सी न्यूज़ थी कि ट्यूनेशियाज बिगेस्ट पार्टी कॉल्स फॉर टॉक टू एंड क्राइसिस। सो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी तक यहाँ पे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिला नहीं है, बट स्टिल इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि इंटरनेशनल टॉपिक्स में आपका ये क्योंकि न्यूज़ का पार्ट है इसलिए हमने इसको एक बार देख लिया। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयरिंग इट्स बॉर्डर विद ट्यूनेशिया, आपको बताना है कौन बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है, क्रोएशिया, अल्जीरिया, लीबिया, नन ऑफ द अबव। अगेन जब आपको न्यूज़पेपर में किसी भी कंट्री का नाम दिखता है, फॉर एग्जांपल आपको लीबिया दिख रहा है, तो ये मैं तो बोलूँगी हमारा धर्म बनता है एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट कि हम एटलस खोलें और मैप में चेक करें कि वो कंट्री कहाँ है, उस कंट्री की कौन किस उससे रिलेशन शेयर करें। अगर वो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, करंट अफेयर्स का पार्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी डिटेल्स चेक करना कि कहाँ कहाँ शेयर करिए, वो भी देख सकते हैं। आंसर है ए, ये आपका क्रोएशिया, नॉट शेयरिंग इज बॉर्डर विद क्रोएशिया। कैसे, ये रहा आपका ट्यूनेशिया, ये रहा अल्जीरिया, ये रहा लीबिया, ओके, और ये रहा आपका क्रोएशिया। तो दूर दूर तक कहीं शेयर नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपका पूरा मेडिटेरियन सी है। हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी वॉज फाउंडेड, आपको बताने से किसने फाउंड किया था, रवींद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन रॉय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नन ऑफ द अबव। एंड योर आंसर इज सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पहली कंपनी थी जिसने लाइफ इंश्योरेंस ऑफर करना स्टार्ट किया था, 1818 में इस्टेब्लिश हुई थी कोलकाता में। इनका जो टारगेट था वो यूरोपियन बेस्ड इन इंडिया थे उस टाइम पे। सुरेंद्रनाथ टैगोर ने आपका, ओके दैट्स नॉट बनर्जी, दैट्स टैगोर, ओके, ये आपका मिसप्लेस हो रखा है, ये आपका सुरेंद्रनाथ टैगोर है, ओके, ना कि बनर्जी है, ओके, हाँ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं है, सुरेंद्रनाथ टैगोर है। तो सुरेंद्रनाथ टैगोर ने आपका हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी इस्टेब्लिश किया था, जो कि बाद में आपकी जिसका नाम हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये सुरेंद्रनाथ टैगोर है, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने आपका हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी फाउंड की थी। वर्ड्स आयोटा, थीटा, कापा समटाइम्स सीन इन न्यूज़ आर, क्या है ये सब, नासा के स्पेस मिशन हैं, वेरिएंट्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, नन ऑफ द अबव। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आपने बहुत सुना होगा ये सब नाम आजकल। बी वेरिएंट्स हैं ये, सार्स कोविड 2 के वेरिएंट्स हैं ये जिनका नाम रखा गया है। सो अल्फा से स्टार्ट हुआ था, ये बीटा गया, फिर गामा, फिर डेल्टा, ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है। फिर वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट ये हैं जिन आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द साइंटिस्ट एज प्रेजेंट, इन पे आपका क्या करा जाता है, इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। तो एप्सिलॉन हो गया, जीटा हो गया, ईटा हो गया, थीटा हो गया, आयोटा हो गया, कापा हो गया, ठीक। नए नाम क्यों दिए जाते हैं, इन एन एडवाइजरी इशूड इन 2015 WHO डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग नेम दैट लिंक्ड अ पैथोजन टू अ रीजन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे पहले नाम यूज़ होता था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या फिर जिस रीजन से वो बिलोंग कर रहे हैं या जहाँ वो पहली बार पाए गए वहाँ से उसका नाम रख देते थे। तो WHO ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इस तरीके के नेम यूज़ करें इन प्लेस ऑफ कि हम उन जगहों का नाम इसमें इन्वॉल्व करें। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अगस्त, 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर। एंड आंसर इज डी, ये आपका 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेट किया जाता है। मेल्स के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आंसर राइटिंग में हेल्प करती है इस तरीके की चीज़ें। इंडियाज फर्स्ट परमानेंट आर्किटिक रिसर्च स्टेशन नेम्ड एज, जो आर्किटिक में हमारा पहला रिसर्च स्टेशन है उसका नाम क्या है, शिवालिक, गंगोत्री, हिमाद्री, नन ऑफ द अबव। आंसर आपका सी, इसका नाम है आपका हिमाद्री। तो जो आर्कटिक में है उसका नाम है आपका हिमाद्री। इंदिरा नेवी इज अ बाइएनियल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया नेवी एंड यूएसएस नेवी, रशियाज नेवी, मैक्सिकन नेवी, नन ऑफ द अबव। तो किन किन नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, एक तो इंडिया पार्टी में दिख रहा है, दूसरा कौन है इसमें से, और आपका आंसर होगा बी, रशिया से भी। ये बहुत बार हमने सुना है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट, ईच ईयर
Earth Overshoot Day marks the date when we have used all the biological resources that the Earth can renew during the entire year. The date is announced annually by the Global Footprint Network, a global organization calling for urgent climate action and sustainable consumption. और आपके ऑप्शंस हैं A only, B only, both है none. आपको बताना है इसमें से सही। पहला ये कह रहा है कि अर्थ ओवरशूट डे जो है ये उस डेट को मार्क किया जाता है जब हमने, मान लीजिए ये आपका 2021 है, 20 लेके चलते हैं, ये पूरा साल था। अब एक पूरे साल में जितने रिसोर्स आपके क्या हुए थे, आपके रिन्यू विच कैन रिन्यू ड्यूरिंग द रिन्यू हुए थे, ठीक है, उनका हमने यूज़ कर लिया हो, ठीक है। तो उस दिन को काउंट करने के लिए क्या करा जाता है, उस दिन को मार्क करने के लिए हमारा अर्थ ओवरशूट डे करा जाता है, हर साल रखा जाता है साल के हिसाब से, क्योंकि क्या ये सही है क्या ये गलत है। दूसरा क्या इसे ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क निकालता है, आपका आंसर है दोनों यस। तो 2021 को आपका ये 29 जुलाई को ऑलरेडी हैपन हो चुका है, विच मीन्स ये आपका एक मंथ अर्लियर है इस साल देन द ईयर बिफोर। पिछले साल से ये एक साल पहले हो गया, इसका मतलब हमने इतने रिसोर्सेज एक महीना पहले ही अपने ख़त्म कर लिए। Pushed forward because emission are on the rise and biodiversity loss is speeding up। ये इसलिए एक महीना पहले हुआ है क्योंकि हमारा एमिशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। This means humanity has gained used all the biological resources that our planet regenerate during the entire year। तो 2021 में पूरे ईयर में जितना रीजनरेट करना था उतना हमने अभी जुलाई में ही ख़त्म कर दिया है। कॉन्सेप्ट कैसे आया, सबसे पहले एंड्रयू सिम्पसन के थ्रू आया था कि ठीक, जो कि आपके ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क 2006 के एक पार्टनर जो आपकी थिंक टैंक है उसके थे। ये लॉन्च हुआ था पहला ग्लोबल ओवरशूट डे कैंपेन, पहला लॉन्च किया था 2006 में। तो ओवरशूट डे का मतलब यहाँ पे वही बताया गया है, डिवाइडिंग द प्लैनेट्स बायो कैपेसिटी बाय द ह्यूमैनिटीज़ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से क्या करा जाएगा, उसको डिवाइड किया जाएगा और उसको 365 डेज से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि एक साल में इतने दिन होते हैं ऑन एन एवरेज, रिपेयर वाला नहीं कर रहे हम काउंट। तो यहाँ पे आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो गया। इट इज़ अ मैट्रिक, क्या होता है ये, इट इज़ अ मैट्रिक दैट कॉम्प्रिहेंसिवली कंपेयर ह्यूमन डिमांड ऑन नेचर अगेंस्ट द नेचर्स कैपेसिटी टू रीजनरेट। तो जितनी हमारी डिमांड है उसके कंपैरिजन में कितना नेचर रीजनरेट कर सकता है ना। सो ये हमारा उसमें मैट्रिक है, मतलब मेजर करने का है। ये देखिए ये है कंट्रीज ओवरशूट डे 2021। तो व्हेन वुड अर्थ ओवरशूट डे लैंड इफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव लाइक। सो आपका यहाँ पे 9 फरवरी, यहाँ पे 15 फरवरी लग्जमबर्ग, देखिए ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे आपको जापान दिख रहा है, जर्मनी दिख रहा है, इस तरीके से आपकी सब कंट्रीज़ के बारे में बता रखा है, ठीक है, किस किस ने अपने कितने कितने टाइम में अपना ओवरशूट डे किसका कहाँ ख़त्म होगा, ओवरशूट डे होगा जहाँ जहाँ ना, वो बता रखा है कंट्रीज़ के हिसाब से। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।